Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss about some important MCQs of pharmacology. First is which of these beta-lactamase inhibitors is used alongside the third generation cephalosporin? It is cefoperazone. First is clavulanic acid, second is sulbactam, third is avibactam, and fourth is tazobactam. एक्चुअली मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसलिए कर रही हूँ, मैं इस तरह भी एमसीक्यू शेयर कर सकती थी विद द राइट ऑप्शन। आई एम डूइंग दिस जस्ट बिकॉज कि इससे ये होगा कि क्लैरिटी आ जाएगी, मैं साथ साथ एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लूँगी। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें, दीज आर गिवन अलॉन्ग विद द पेनिसिलिन्स। पर्टिकुलरली हम लोग अगर बात करें तो अमोक्सिसिलिन के साथ क्लेवलॉनिक एसिड जाता है। ये कॉम्बिनेशन हम इसलिए दे रहे होते हैं कि हम लोग उसके स्पेक्ट्रम को ब्रॉड कर सकें, क्योंकि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स जो होते हैं वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, जो एंजाइम्स बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और बीटा लैक्टम रिंग की डिस्ट्रक्शन से अल्टीमेटली पेनिसिलिन की जो एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग है, जब उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी प्रॉपर, वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगी और उसके अगेंस्ट जिन बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करना है वो नहीं होता। इसलिए बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स जब कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं तो वो बीटा लैक्टम रिंग के डिस्ट्रक्शन नहीं होने देते, क्योंकि बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स की इनहिबिशन हो जाती है। उसके रिजल्ट में जो स्पेक्ट्रम है, जो एक्टिविटी है वो ब्रॉड हो जाती है। और इस तरह से अगर हम लोग बहुत मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन की बात करें, हमारे पास ऑगमेंटन जो एक ब्रांड आता है जीएसके का, जिसके अंदर हमारे पास अमोक्सिसिलिन है और उसके साथ क्लेवलॉनिक एसिड होता है, एंड क्लेवलॉनिक एसिड इज द बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। इसके अलावा अगर हम एम्पिसिलिन की बात करें, एम्पिसिलिन के साथ जो कॉम्बिनेशन जा रहा होता है वो साल्बेक्टम का होता है। ठीक है, एम्पिसिलिन और साल्बेक्टम जाता है। अमोक्सिसिलिन और क्लेवलॉनिक एसिड तो ओरल में जाता है, लेकिन एम्पिसिलिन वाला जो है वो हमारे पास आईवी जाता है। आई डोंट थिंक सो कि एम्पिसिलिन हमारे पास ओरल फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है। उसके अलावा थर्ड जो है हमारे पास वो पिप्रासिलिन होता है, जो टैज़ोबैक्टम के साथ होता है। ये कॉम्बिनेशन जो है वो पिप्रासिलिन और टैज़ोबैक्टम वाला, ये भी इंजेक्टेबल फॉर्म में जा रहा होता है पेशेंट्स को, और जिसमें रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस होते हैं उसके अंदर पर्टिकुलरली ये जाता है। अब इसके अलावा अब यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ में बात हो रही है वो ये हो रही है कि कौन से सेफेलोस्पोरिन ऐसे हैं जिनके साथ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर जो है वो कॉम्बिनेशन में जाता है। तो हमारे पास सेफेलोस्पोरिन जो है वो सेफोपेराज़ोन है। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी नीचे मैंने दिया है। सेफोपेराज़ोन बेसिकली इज़ अ थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन यूज्ड टू ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस such as urinary tract infections, pseudomembranous infections, and it is used alongside the beta lactamase inhibitor that is sulbactam. sulbactam जो है, अगर हम उसके अलावा अगर पूछें कि पेनिसिलिन के अलावा सेफेलोस्पोरिन्स में कौन सी ऐसी ड्रग है जिसके साथ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर यूज़ होता है, तो वो सेफोपेराज़ोन है, और उसके साथ जो कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है वो सल्बैक्टम है। उसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ब्रेक्स डाउन द इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन मरकैप्टोप्यूरिन? इसमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो इम्यूनोसप्रेसेंट जो मेडिसिन है मरकैप्टोप्यूरिन की उसके ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट इज xanthine ऑक्सीडेज, सेकंड इज डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, थर्ड इज एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज, एंड फोर्थ इज 5 अल्फा रिडक्टेज। एंड द राइट ऑप्शन इज xanthine ऑक्सीडेज। बेसिकली जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज़ होता है ना, वो हमारे पास मरकैप्टोप्यूरिन जो है उसकी ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होता है, और मरकैप्टोप्यूरिन हमारे पास एक इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन है। अब ज़ैंथीन ऑक्सीडेज़ बेसिकली क्या कर रहा होता है, अब यहाँ पे जो एक डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है वो ये कि मरकैप्टोप्यूरिन की जो है वो ब्रेकडाउन करता है, मरकैप्टोप्यूरिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और फिर इस तरह से उसकी मेटाबोलाइट्स जो हैं जब बनते हैं तो अल्टीमेटली वो हाइड्रोलिसिस के बाद मतलब बॉडी से आउट होता है ना, अब उसके एक्टिव और इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं, और जो थायरोइडिक एसिड होते हैं वो फिर अल्टीमेटली बॉडी से रिमूव हो जाता है। एसेंथिन ऑक्सीडेज बेसिकली वो एंजाइम है जो कि एंटी गाउट ड्रग भी इनहिबिट करती है। एंटी गाउट ड्रग हमारे पास फॉर एग्जांपल एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल इज़ एन एंटी गाउट ड्रग जो यूरिक एसिड में यूज़ होती है, उसको हम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर भी कहते हैं। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर वो इसीलिए क्योंकि वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो बेसिकली हाइड्रोलिसिस और उसके बाद जो है ना वो यूरिक एसिड में बेसिकली कन्वर्जन करता है, और वो जो यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्जन होती है उससे क्या होता है, वो अल्टीमेटली यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन स्टार्ट होती है। अब एंटी गाउट जो ड्रग है वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करा के इस तरह से यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट किया जाता है, और वो यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, क्योंकि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज बेसिकली हाइपोज़ैंथीन से ज़ैंथीन एंड ज़ैंथीन से यूरिक एसिड की जो कन्वर्जन का प्रोसेस होता है ना वो इस एंजाइम के थ्रू होता है, और जब ये एंजाइम की इनहिबिशन हो जाती है तो वो यूरिक एसिड में कन्वर्जन नहीं होती, और इस तरह यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट में हम एलोप्यूरिनॉल दे रहे होते हैं। इसके अलावा दूसरे वो फ्लुक्सोस्टेट, लेकिन वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर नहीं है। एलोप्यूरिनॉल जो है वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है।
और एलोप्रिनोल का उन्होंने ये लिखा हुआ है कि वो टॉक्सिसिटी रिस्क बढ़ा सकती है मार्केप्टोप्यूरिन के। वो कैसे कि अगर मार्केप्टोप्यूरिन एक तरफ से दिया गया है और एक तरफ से एलोप्रिनोल भी दी जा रही है, एलोप्रिनोल जो है वो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर रही है, जबकि मार्केप्टोप्यूरिन के ब्रेक डाउन के अंदर ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम का रोल है। ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की इनहिबिशन की वजह से मार्केप्टोप्यूरिन की ब्रेक डाउन नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मार्केप्टोप्यूरिन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा ब्लड में और मार्केप्टोप्यूरिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों का आपस में लिंक होता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी इस एमसीक्यू का वो ये कि कौन सा एंजाइम जो है वो इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन यानी कि मार्केप्टोप्यूरिन को ब्रेक करता है, दैट इज ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। Third MCQ is araboflavinosis is a disease that results from a deficiency of which of these B vitamins? किस विटामिन बी की डेफिशिएंसी से araboflavinosis जो है वो डिजीज होती है? हमारे पास इसका आंसर विटामिन B2 है। बेसिकली विटामिन B1 जो है वो थायमिन को कहते हैं, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन को कहते हैं, विटामिन B3 थायमिन को कहते हैं, और सॉरी विटामिन B3 नियासिन को कहते हैं, एंड विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड को कहते हैं। ठीक है, विटामिन B1 थायमिन को कहते हैं और विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी को हम बेरी कहते हैं। एक डिजीज़ है जिसमें फटीग होती है और आपकी इरिटेबिलिटी होती है नर्व्स की, हैंड नमनेस स्टार्ट हो जाती है आपकी। और जो विटामिन B2 है बेसिकली राइबोफ्लेविन को हम इसको कहते हैं, और विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसे आइबोफ्लेविनोसिस कहते हैं। और इसकी डिस्क्रिप्शन नीचे दी हुई है, बेसिकली आइबोफ्लेविनोसिस रिजल्ट्स फ्रॉम अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 that is riboflavin. Symptoms of araboflavinosis include stomatitis, red tongue, sore throat, oily scaly found on the lips, and these kind of the symptoms appear due to the deficiency of vitamin B2. एंड विटामिन B3 जो है वो नियासिन को कहते हैं, और नियासिन विटामिन B3 जो है उसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसे प्लाग्रा कहते हैं। प्लाग्रा के रिजल्ट्स में ये होते हैं कि स्कैली रैशेज होते हैं स्किन पे, जिस बिकॉज के एक्सपोजर होता है सनलाइट का उसके रिजल्ट में। उसके अलावा डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, सच टाइप्स ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होते हैं। उसके अलावा जो विटामिन B5 होता है वो पेंटोथैनिक एसिड होता है। अब जो विटामिन B5 है, जो पेंटोथैनिक एसिड है, बेसिकली उसकी बी डेफिशिएंसी से इस तरह के इश्यूज होते हैं। बर्निंग सेंसेशन होगी है, स्टमक पेन है, फटीग है, और इस तरह से, बिकॉज दिस ऑल आर द विटामिन्स दैट आर इम्पॉर्टेंट। ये हमारे फूड से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ठीक है, जो है प्रोटीन्स, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो मतलब कोई किसी कोई फिश में प्रेजेंट है, कोई जो है वो मीट में प्रेजेंट है, और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है उससे हम लोग ये लेते हैं और अल्टीमेटली हमारी बॉडी इसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इससे किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी से जो है वो किसी ना किसी तरह की सिम्टम्स आ रही होती हैं। और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट था वो ये था कि राइबोफ्लेविनोसिस जो है वो किससे हो रही है, वो विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से हो रही है, जिसको हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ दीज ड्रग्स वर्क बाय टारगेटिंग द ऑक्सिलरी अल्फा टू सिग्मा सब यूनिट ऑफ वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट आंसर है वो प्रीगैबालिन है। प्रीगैबालिन जो है हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी में यूज़ होता है। बेसिकली जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं जिनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है बाय द टाइम आफ्टर 2 to 3 ईयर्स उनको स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें हम लोग फिर प्रीगैबालिन जो है वो दी जा रही होती है। बेसिकली न्यूरोपैथिक पेन को जो है वो ट्रीट करने के लिए, फाइब्रोमाइल्जिया और समटाइम्स सीजर्स को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, और ये टारगेट करती है अल्फा टू सिग्मा सब यूनिट ऑफ वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स को। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो दूसरी ड्रग्स हैं, अबेरापामिल है, डिल्टियाजिम है, ये भी कैल्शियम चैनल्स के ऊपर तो एक्ट करते हैं, बट दिस आर नॉट एक्ट ऑन वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स। ये टी टाइप, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स वगैरह पे एक्ट कर रहे होते हैं। और ये डेल्टाजिम और वेरापामिल जो है वो बेसिकली हमारे पास नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन्स की क्लास में आ रहे होते हैं, और ये हमारे पास जो है वो एक तरह से ब्लड वेजल्स जो है उनको डायलेट कर रहे होते हैं, और इनका जो है बेसिकली ब्लड प्रेशर के अंदर ज़्यादा यूज़ है, हार्ट फेलियर के अंदर जो है वो यूज़ है वेरापामिल डिल्टियाजिम का। और जो कार्बापेज़िपिन है वो हमारे पास एक एंटी एपिलेप्टिक एंटी कन्वल्सेंट है, जो कि बेसिकली सोडियम का जो इन्फ्लक्स होता है उसको कुछ हद तक इनहिबिट करती है, फायरिंग एक्शन पोटेंशियल जनरेशन उसके इनहिबिशन करके एक जो है वो सीजर का कंट्रोल कर रही होती है, एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट दे रही होती है। लेकिन इनके अंदर से जो ड्रग अल्फा टू सिग्मा सब यूनिट ऑफ वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल पे एक्ट करती है और उसको टारगेट करती है, वो हमारे पास प्रीगैबालिन है। उसके अलावा विच ऑफ दीज इम्यूनोस्प्रेसेंट ड्रग्स वर्क एज एन एमटोर इनहिबिटर? एमटोर इज मेमेलियन टाइप ऑफ रैपामाइसिन इनहिबिटर। हमारे पास कौन कौन सी है? एविरोलिमस, एजाथायोप्रिन, म्यूरोमोनैब एंड फिंगोलिमोड।
इन चारों ड्रग्स की बात हो रही है और इन चारों ड्रग्स में से उन्होंने ये बात की है कि बेसिकली कौन सी ड्रग है जो कि mTOR इनहिबिटर है, वो एविरोलिमस है। एविरोलिमस जो है हमारे पास एक इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, मेवेलिन टाइप ऑफ रेपामाइसिन इनहिबिटर होता है, हाईएस्ट सेलेक्टिविटी है इस कॉम्प्लेक्स की तरफ उसकी, ठीक है, उसको इनहिबिट करता है। अल्टीमेटली ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को प्रिवेंट करता है और डिफरेंट कैंसर की रेंज में भी यूज़ हो रहा होता है। बिकॉज इम्यूनोसप्रेसेंट है तो इसलिए इम्यून रिएक्शन जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन बाद में चांस होते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद, उसको प्रिवेंट कर रहा होता है। एज़ाथायोप्रिन जो हमें पता है एंटी मेटाबोलाइट है। म्यूरोमोनैप जो है हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। और इस तरह जो है फिंगोलिमोड भी, मतलब ये जो ड्रग्स हैं बेसिकली इनमें से जो एविरोलिमस है वो हमारे पास वो ड्रग है जो कि mTOR इनहिबिटर है। उसके अलावा यहाँ पे एक जो है हमारे पास रेंज दी हुई है 8.5 टू 10.2 मिलीग्राम पर डीएल, कि ये किसकी रेंज है, कौन सा ऐसा जो है ना वो हमारे पास एलिमेंट है जिसकी रेंज है वो हमारे पास फर्दर आगे ऑप्शन है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस है। एंड द राइट आंसर इज कैल्शियम, बिकॉज द स्टैंडर्ड रेफरेंस रेंज फॉर कैल्शियम 8.5 टू 10.2 milligram per DL. In terms of the other answers, their reference ranges are as follows. In case of chloride, 98 to 106 millimoles per liter. In case of magnesium, 1.7 to 2.2 milligram per DL, and phosphorus 2.5 to 4.5 milligram per DL. एंड द लास्ट इज, तो इसमें आपको ये क्लियर हो गया ना कि कैल्शियम की बेसिकली जो रेंज है वो मैच करी है, दैट्स वाई द राइट ऑप्शन इज कैल्शियम। द रिमेनिंग वंस जो है ना उसकी भी जो रेफरेंस रेंज है वो दे दी गई है। उसके अलावा हमारे पास जो लास्ट है वो ये है कि विच ऑफ दीज ड्रग्स वर्क एज म्यू ओपियोइड एगोनिस्ट विद इन द माइंट्रिक प्लेक्सिस। उसमें से हमारे पास कौन सी ड्रग है जो माइंट्रिक प्लेक्सिस जो है उसके जो ओपियोइड एगोनिस्ट है उस पर वर्क कर रही होती है। बिकाल्यूटामाइड है, लोपीरामाइड है, मेटोक्लोप्रामाइड है या निक्लोसामाइड है। ठीक है, तो हमारे पास जो लोपीरामाइड है वो बेसिकली म्यूओपियोइड एगोनिस्ट है। ये जो है क्या करती है, डायरिया की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। हमें पता है कि ओपियोइड्स जो हैं वो हमारे जहन में ये बात आती है कि वो कॉन्स्टिपेशन कर रहे होते हैं, कि आपके जहन में जब भी आता है कि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको मॉर्फिन दो या कोडीन दो तो अल्टीमेटली उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है। तो क्योंकि ओपियोइड्स जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन कर रहे होते हैं, ये म्यू ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ये अवॉइड करते हैं लेकिन हम ब्लडी डायरिया में और जो जिनमें अवॉइड करते हैं वो केसेस लिखे हुए हैं यहाँ पे। बेसिकली ये मोटिलिटी जो है वो कम कर देती है, मोटिलिटी की रिडक्शन से जो है वो ये डायरिया को किस हद तक ट्रीट करती है। ठीक है, और आगे जो हमारे पास मेटोक्लोप्रामाइड है वो एक प्रोकाइनेटिक एजेंट है, वो वॉमिटिंग जो है उसको नोजिया वगैरह उसमें दिया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए, बिकॉज वो एक जो लिंक होता है कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन में, और जो वॉमिटिंग है उसको किसी हद तक जो है वो सप्रेस करते हैं जिसकी वजह से वॉमिटिंग वगैरह जो है वो ट्रीट होती है। और निक्लोसामाइड हमारे पास एक एंटी हेलमेंटिक है, ये हमारे पास जो है वो वर्म्स को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे पास ये लास्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ दिस एंटीप्लेटलेट ड्रग इज रिवर्सिबल इन इफेक्ट। उसमें हमारे पास क्लोपिडोग्रिल है, प्रासुग्रिल है, टीकाग्रिलोल है, ये ऑल आर रिवर्सिबल। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास टीकाग्रिलोल है। ये जो एंटी प्लेटलेट्स हैं इनमें से जो रिवर्सिबल जिसका इफेक्ट है वो टीकाग्रिलोल का है। ये ऑल थ्री ड्रग्स आर एग्जांपल्स ऑफ P2Y12 रिसेप्टर इनहिबिटर्स हैं, ये एंटी प्लेटलेट एजेंट्स हैं। लेकिन जो क्लोपिडोग्रिल है और प्रासुग्रिल है ये इरिवर्सिबल हैं, इरिवर्सिबल इफेक्ट्स होते हैं, जबकि टीकाग्रिलोल के रिवर्सिबल इफेक्ट्स होते हैं। तो वो रिवर्सिबल जो ड्रग है इनमें से वो टीकाग्रिलोल है। आई थिंक सो कि मे बी आपके लिए कुछ बेनिफिशियल हो ये एमसीक्यूज़। ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लगे थे, दैट्स व्हाई आई मेड अ लेक्चर ऑन दिस। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं जनरलाइज्ड वे में भी जो हमारे पास जनरलाइज्ड डेफिनेशंस होती हैं उसको टारगेट करके, एएनएस को टारगेट करके भी एमसीक्यूज़ जो हैं वो बनाऊँ, क्योंकि मे बी एमसीक्यूज़ से ज़्यादा क्लियर हो जाती है चीज़ें। ओके, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।